एपिसोड शुरू होता है। हम जियाओ रेजिडेंस को देखते हैं, जहां हम देखते हैं जाओगू की बीवी जो कि उसके मेमोरियल के सामने बैठी हुई थी और उससे माफी मांग रही थी। वह कहती है कि अगर तुम्हें किसी को ब्लेम करना है तो मुझे करो। तभी उसके पास बैठा हुआ लड़का कहता है कि मैडम जाओ फेंसाई, यह कॉफिन मूव कर रहा है। तभी वह कॉफिन उड़कर उनके ऊपर से बाहर निकल जाता है। वह उस कॉफिन के पीछे बाहर आते हैं। जब दो गार्ड्स उस कॉफिन को चेक करते हैं तो वह हैरान हो जाते हैं। मिस फेंगफेई के पिताजी गार्ड्स को ऑर्डर देते हैं कि स्पीड सप्रेशन सेट से कोई मदद लेकर आओ। मिस फेंगफेई उस कॉफिन के पास जाती है जहां उसे अम्ब्रेला दिखता है। वह उसे उठाती है और साथ ही देखती है वहां पर एक लेवल 3 इविल स्पिरिट 4 ईयर्ड रैबिट फॉर्म ले चुका था। वह वहां पर उन गार्ड्स को खा रहा था। तभी वहां पर बाइशी भी आ जाती है। वह कहती है जियाओ फैमिली ने जियाओगू के डेथ के बारे में छुपाया। जिसके बाद वह मिस फेंगफेई के पास जाती है। उससे कहती है कि डरो मत, मैं एक स्पिरिट कल्टीवेटर हूँ। मिस फेंगफेई उससे थोड़ा दूर होने लगती है। वह कहती है कि मैं यहाँ पर एक इविल स्पिरिट को सेंस कर पा रही हूँ, तुम्हें पहले अंदर जाना होगा। जब वह अंदर जा रहे होते हैं तभी वहाँ पर वही 4 ईयर रैबिट आ जाता है। वह जैसे ही आगे बढ़ने लगता है उसके पेट में से एक हाथ निकलता है और उसे पीछे खींच लेता है। वह रैबिट एक ट्री टाइप के मॉन्स्टर में बदल गया था। साथ ही वह वहाँ पर वांग टेजुंग की बॉडी भी फेंक देता है। यह वही बंदा है जो कि मिस फेंगफेई के पीछे गया था। साथ ही वह मिस बाइशी पर भी उसका पैर फेंक कर मारता है, लेकिन वह उसे काट देती है और कहती है मिस फेंगफेई जल्दी से पिछले वाले हॉल में चली जाओ। लेकिन वह उस मॉन्स्टर के सामने आती है और कहती है जाओगू रुक जाओ। जैसे ही वह उस पर हमला करने वाला होता है बाइशी उसका हाथ काट देती है। वह मुड़कर उसे देखने लगता है और कहता है मुझे बदला चाहिए, जो भी मुझे रोकने की कोशिश करेगा मैं उसे टुकड़ों में काट दूंगा। यह कहते ही वह बाइशी पर हमला करना शुरू कर देता है। वह जैसे ही उसके पास पहुंचता है बाइशी उसके सारे हाथ काट देती है, लेकिन वह साथ ही अपने सारे हाथ उगा देता है और वापस उस पर हमला शुरू करना जारी रखता है। वह बाइशी पर पत्थर फेंकना शुरू करता है और कहता है कि तुम कहाँ भागने की कोशिश कर रही हो, लेकिन बाइशी कहती है कि मैं कहीं नहीं भाग रही। बाइशी देखती है कि फेंगफेई पर वह पत्थर गिरने वाले होते हैं, लेकिन वह अपने तालिस्मान का यूज करके उसे बचा लेती है। लेकिन इससे उसका ध्यान थोड़ा हट जाता है और वह स्पिरिट रैबिट उसे पकड़ लेता है और उसे हवा में फेंक देता है और कहता है कि वह औरत और उसकी फैमिली के सारे मेंबर्स ही इविल है। वह तो नर्क जाएंगे ही जाएंगे, अगर तुम्हें भी नर्क जाना है तो जाओ। बाइशी हवा में ही अपने 7 कलर सेक्रेट बर्ड को समन करती है। वह बर्ड उस मॉन्स्टर को पकड़कर जलाने लगती है। वह चीख कर कहता है कि उस औरत और उसके लवर ने मुझे मार दिया और तुम उसके बावजूद भी उसका साथ दे रही हो। जिसके साथ ही उसके अंदर से और हाथ निकलने लगते हैं। वह उस बर्ड को पकड़कर नष्ट कर देता है, जिसके साथ ही वह फेंगफेई पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन बाइशी उसके हाथों को काट देती है। वह आगे बढ़ता है और बाइशी पर हमला करना शुरू कर देता है। वह उसके हाथ और पैर को पकड़ लेता है और जैसे ही उस पर फाइनल ब्लो करने वाला होता है तभी कुछ स्वॉर्ड्स आकर उसके हाथ और पैरों को काट देते हैं और हम देखते हैं कि वह और कोई नहीं बल्कि डिंगशाओ होता है, जो कि अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड से अटैक करता है, जिससे वह मॉन्स्टर दूर जाके गिरता है। डिंगशाओ बाइशी के पास लैंड होकर कहता है कि बाइशी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। बाइशी कहती है कि पहले इस रैबिट से निपट लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। उस रैबिट के पास पहुंचने के बाद डिंगशाओ कहता है कि मैं अटैक करूंगा, तुम मुझे बैकअप दो। जिसके साथ वह आगे बढ़ता है, लेकिन वह मॉन्स्टर उस पर कुछ स्पाइक से हमला करता है, लेकिन डिंगशाओ भी अपनी लाइटनिंग स्पीड को एक्टिवेट करता है और उनसे बच जाता है। वह उसके पीछे आता है और अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड से अटैक करता है। वह मॉन्स्टर उन अटैक को सेंस तो कर लेता है और उसने रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह उन अटैक को रोक नहीं पाता है और उससे उसके हाथ कट जाते हैं। जिसके साथ डिंगशाओ कंटिन्यूअसली उस पर अटैक करना शुरू कर देता है, जिससे उसके बहुत सारे हाथ कट जाते हैं। वह उन्हें बार बार उगा रहा था और डिंगशाओ उसके हाथों को बार बार काट रहा था। वह अपनी स्वॉर्ड से उस मॉन्स्टर को हवा में भेजता है। साथ ही बाइशी भी बेल फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके उसे उसमें कैद कर देती है। डिंगशाओ कहता है मिस बाइशी क्या तुम्हें यहाँ सेक्ट ने भेजा है। बाइशी कहती है कि इस टास्क में कुछ तो गड़बड़ था,
इसीलिए डायरेक्टर लिंग ने मुझे यहाँ भेजा था। क्या उन्होंने तुम्हें नहीं बताया? मैं अभी कुछ टाइम के लिए ग्यूबी डिवीजन में ही रहूंगी। यह सुनकर डिंग शाओ थोड़ा हैरान होता है। साथ ही वह तालिस्मान को एक्टिवेट करने लगता है ताकि जोग्यो आजाद हो सके। लेकिन बाइशी उसके तालिस्मान को काट के कहती है कि इस जैसी स्पिरिट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना चाहिए। डिंग शाओ कहता है कि जोगू एक अच्छा इंसान था, उसने कभी भी किसी को हर्ट नहीं किया। लेकिन बाइशी कहती है कि इस स्पिरिट ने इस विलेज में हजारों लोगों को मार दिया, क्या वह लोग इसे माफ करेंगे? जिस पर डिंग शाओ कहता है स्पिरिट कल्टीवेटर होने के नाते जब तुमने गुइबू डिवीजन को ज्वाइन किया था तो रूल के हिसाब से तुम्हें पता होना चाहिए हमारा गोल है फॉलन स्पिरिट को शांति देना। तभी वहाँ पर सेक्ट के और भी मेंबर्स आ जाते हैं। फियांग साथ ही कॉल्मिंग फॉर्मेशन एक्टिवेट करती है। होई उसके पास आता है और उसे चिढ़ाने की कोशिश करता है, जिससे वह स्पिरिट अपना आपा खो देता है और उस बेल को तोड़ देता है। वह बाहर आने के साथ ही सब पर हमला करना शुरू कर देता है, जिसके साथ सारे गुइबू डिवीजन के मेंबर्स कॉल्मिंग फॉर्मेशन एक्टिवेट करते हैं और उसे बांधने की कोशिश करते हैं, जिसे वह रेसिस्ट कर रहा था। वह गुस्से में जमीन पर अपने हाथ मारता है और जमीन से बहुत सारी स्पाइक्स निकलते हैं, जिससे कि कोई भी उसके पास नहीं जा पा रहा था। लेकिन डिंग शाओ अपनी तलवार का यूज करके सारे स्पाइक्स को काट कर उसके पास आ जाता है और बिल्कुल उसके चेहरे के सामने आते ही वह अपनी स्वॉर्ड को रोक देता है और उसके हार्ट पर अपना हाथ रखकर कोई स्पेल चांट करता है, जिससे कि सब कुछ शांत हो जाता है। जियागू होश में आता है और कहता है कि मैं कहाँ हूँ, ये मैंने क्या कर दिया। वह विलेजर्स की ओर देखता है, तभी उसे याद आता है कि किस तरह हुआंग ने उसे उसकी बीवी के सामने मारा था। वह कहता है कि मैंने लोगों को हमेशा से ही अच्छे से ट्रीट किया है, उसके बावजूद मेरा अंत इस तरह होगा मैंने यह नहीं सोचा था। तभी वहाँ पर मिस फैंगफई आती है और कहती है हमने कॉफिन को बाहर उड़ते हुए देखा था और जब हमने कॉफिन को खोला तो उसमें बॉडी के पीसेस पड़े हुए थे। बाइशी कहती है कि क्या तुम्हें पता चला कि यह किसने किया था? क्या तुमने यह शेरिफ को नहीं बताया? मिस फैंगफई कहती है कि मेरे पिताजी के ऊपर बहुत सारा लोन था, उन्हें गैम्बलिंग की बुरी आदत लग गई थी और हान तेंजुंग हमें डेली अपने दोस्तों के साथ धमकाता था, जिसके साथ साथ मेरी मदर भी बीमार पड़ने लगी। होंग तेजुंग ने कहा था कि अगर वह पुलिस के पास जाते हैं तो वह जोगू को अरेस्ट करवा देगा। मेरे पति जोगू एक बहुत अच्छे इंसान थे, वह एक क्लिनिक चलाते थे, वह अपनी काइंडनेस के लिए पूरी कंट्री में फेमस थे। मैं उनकी रेप्यूटेशन को इस तरह खराब नहीं होने दे सकती थी और न ही मैं उन्हें जेल में देखना चाहती थी, इसीलिए मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। यह सुनकर जोगू को गुस्सा आता है और वह कहता है कि तो तुम मुझे बहुत टाइम से चीट कर रही थी, यह कोई तुम्हारा गिल्ट नहीं था। तभी वहाँ पर होई आता है और कहता है कि अगर यह तुम्हें चीट कर रही होती तो यह तुम्हारे इस अम्ब्रेले को बहुत पहले ही बंद कर देती। वह उस अम्ब्रेले को जाओगू के पास फेंकता है। जाओगू अम्ब्रेला को उठाता है और उसे अपनी पुरानी यादें याद आने लगती है, जहाँ वह अपनी वाइफ मिस फैंगफई के साथ था, जिसके साथ ही वह अपने सोल फॉर्म में आ जाता है। मिस फैंगफई एक बार दोबारा उससे माफी मांगती है। जाओगू वहाँ पर सबका शुक्रिया करता है। डिंग शाओ उससे कहता है डॉक्टर जाओ, मुझे आपकी एक लास्ट बार मदद करने दीजिए, जिसके साथ वह तालिस्मान का यूज करता है और सोल री इनकारनेशन टेक्निक एक्टिवेट करता है, जिससे कि जाओगी की सोल वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं यहाँ पर वही आदमी जिसने कि लास्ट पार्ट में एक इविल स्पिरिट को समन किया था, वह वहाँ पर उन पर नजर रख रहा होता है। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि डिंग शाओ और बाइशी जियाओ रेजिडेंस से बाहर निकलते हैं। डिंग शाओ वहाँ पर सबको थैंक्स बोलने लगता है, लेकिन म्याओजुन बोलता है कि यह नेसेसरी नहीं है क्योंकि हम एक ही डिवीजन में हैं। वह कहता है वेल नेक्स्ट मंथ इविल स्पिरिट्स टर्मिनेशन कॉन्टेस्ट आ रहा है और उसका प्राइस गोल्डन स्पिरिट पिल्स होगी। यह सुनकर होई के कान खड़े हो जाते हैं। वह कहता है गोल्डन स्पिरिट पिल्स, यह तो नेसेसरी है कल्टीवेटर्स के लिए जो कि स्पिरिट सोल्जर बनने की ट्राई करते हैं। म्याओजुन कहता है एग्जैक्टली इसीलिए तो हम तुम्हारे साथ टीम अप करना चाहते हैं। डिंग शाओ सोचता है कि अगर मैंने इनके साथ टीम अप कर लिया तो मेरी स्ट्रेंज पावर एक्सपोज हो सकती है। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता तभी उन्हें एक इविल स्पिरिट होने का एहसास होता है। डिंग शाओ वहां जाता है और वहां उसे एक तालिस्मान मिलता है। फेयान उससे वह तालिस्मान लेती है। जैसे ही वह उस तालिस्मान को पकड़ती है उसे कुछ अजीब सा फील होने लगता है
वह वियर्ड फील करने लगती है। बाइशी पूछती है कि क्या तुम जानती हो कि यह तालिस्मान कहाँ से आया, जिस पर वह डरते हुए कहती है कि मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती कि यह तालिस्मान कहाँ से आया है। लेकिन बाइशी उसकी रेड आई देख लेती है और कहती है तो तुम लुओफोंग सिटी से हो। तभी म्याओजुन बीच में आता है और कहता है कि ऐसा नहीं है, यह बस थोड़ी थक गई है। यह कहकर वह वहाँ से चले जाते हैं। इधर होई जिंगशाओ को कहता है कि तुमने उन्हें ज्वाइन क्यों नहीं किया, जिस पर वह कहता है कि नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, लेकिन अभी तुम मिस जाओ को जाओ विलेज ले जाओ। और वह बाइशी से कहता है कि हमें इस बारे में सेक्ट को रिपोर्ट करना चाहिए। अगले दिन हम डिंगशाओ को देखता है जिसके हाथ में कि एक लेटर होता है जिसे कि डिंगलिंग ने लिखा था। वह कहती है भाई मैं मिसिस जेंग के घर काम पे जा रही हूँ, रात होने से पहले मैं आ जाऊंगी, अगर भूख लगे तो किचन में ड्राई फ्रूट है वो खा लेना। तभी डिंग को स्पिरिट एम्ब्रियो की आवाज़ सुनाई देती है। वह कहती है डिंग तुम स्पिरिट एलिमिनेशन कंपटीशन स्किप क्यों कर रहे हो, जिस पर डिंगशाओ कहता है ऑल थैंक्स टू यू, बाय द वे तुम अपने फुल शेप में कब आ रहे हो, जिस पर वह कहती है जब तक तू स्पिरिट किंग रेल्म तक नहीं पहुंचता मैं बाहर नहीं आ सकती। जिस पर डिंगशाओ कहता है स्पिरिट डिसेबल, स्पिरिट सोल्जर, स्पिरिट वॉरियर, स्पिरिट मास्टर, स्पिरिट सेंट, स्पिरिट किंग, हर रेल्म के 9 लेवल होते हैं और मैंने तो अभी जीजुआन के पॉइंट को भी ब्रेक थ्रू नहीं किया। वह कहती है कि अगर तू 81 गोल्डन स्पेल सीख गया और इस ब्लैक मिस्ट को कंट्रोल करना सीख लिया तो मैं शायद पहले ही हेज हो जाऊं। जिस पर डिंगशाओ कहता है मैं ट्राई करना चाहता हूं पर मुझे रून्स पढ़ने नहीं आते, देखा तुम्हारे पास कोई भी टैलेंट नहीं है, वह आवाज़ कहती है। जिस पर डिंगशाओ कहता है कि मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। उसने इसके साथ ही चैंट करना शुरू कर दिया। गोल्डन थ्रेड्स फ्लो होने लगे जिसके साथ ही उन गोल्डन तालिस्मान से थंडर उस ब्लैक मिस्ट पर पड़ना शुरू हो गई। वह काफी देर तक कल्टीवेशन करता है। वह ब्लैक मिस्ट उस एग के आसपास इकट्ठा हो गई जिसके साथ ही डिंगशाओ उस थंडर एनर्जी को इकट्ठा करता है और उस ब्लैक मिस्ट पर हमला करता है। सीन चेंज होता है और हम उसी मिस्टीरियस आदमी को देखते हैं जिसने कि वहां पर बहुत सारे तालिस्मान को समन कर दिया था, जिसके साथ ही यह हमारा एपिसोड एंड होता है।